नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई को है और चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। ऐसे में बिहार की 5 संसदीय सीटों पर जहां 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, उसमें बिहार के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जैसे अगर आप पिछले 40 वर्षों से बिहार के सियासी इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जिन प्रमुख राजनेताओं के आसपास बिहार की पूरी सियासी धुरी अटकी हुई है, उसमें हम नाम लेते हैं लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे नेताओं का। और संयोग से यह ऐसा चरण है जिस 5वें चरण के चुनाव में चाहे लालू यादव हों, चाहे रामविलास पासवान हों या फिर नीतीश कुमार हों, इन सब की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो और सबकी साख को बचाने की उनके सामने चुनौती है। दरअसल जो 5वां चरण का लोकसभा का चुनाव है, उसमें बिहार में जिन 5 सीटों पर संसदीय सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर संसदीय सीटें शामिल हैं। अब इस चरण के चुनाव में जहां चुनाव प्रचार का शोर अब थमा है, तो वहीं इस चरण के चुनाव में एक और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को जीत हासिल करनी है, तो दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को पहली बार सियासी मैदान में अपनी किस्मत को चमकाने का मौका है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के लिए भी यह बड़ी चुनौती है कि इस चरण के चुनाव में वह एनडीए की तमाम सीटों को सुरक्षित रखने में अपने लिए जो उनके ऊपर विश्वास एनडीए ने जता रखा है, उसे काबिज करें। दरअसल हम आपको पहले बता देते हैं कि इस चरण के चुनाव में कहां कहां क्या क्या चुनौतियां किन किन उम्मीदवारों के पास है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सारण संसदीय क्षेत्र से। सारण, जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी से है। वही राजीव प्रताप रूडी जो सारण से लगातार पिछला 2 लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वैसे वे 4 बार इस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इस बार लगातार जीत की हैट्रिक और जीत का पंजा दोनों लगाने के लिए एक और जहां राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सारण के मैदान में मौजूद हैं, तो वहीं उनके मुकाबले में इस बार रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, चुनाव मैदान में उनको मुकाबला कर रही है। ऐसे में अगर आप राजीव प्रताप रूडी के हाल के एक बयान को देखेंगे तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो जिसमें वह लालू परिवार के सबसे ज्यादा सदस्यों को हराने का रिकॉर्ड अपने नाम रखें। दरअसल उन्होंने यह ऐसे ही नहीं कहा है। लालू यादव से लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर चुके राजीव प्रताप रूडी ने उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लोकसभा का चुनाव हराया था। इतना ही नहीं, राबड़ी के अतिरिक्त लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को भी लोकसभा चुनाव हराने का रिकॉर्ड राजीव प्रताप रूडी के पास है और अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उनके मुकाबले में है। तो इसीलिए राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि वह यहां चाहते हैं कि वह इस चुनाव में रोहिणी आचार्य को भी हराएं ताकि वह राबड़ी देवी, चंद्रिका राय और रोहिणी आचार्य इन तमाम लोगों को हराने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकें। तो ऐसे में हम सबसे पहले नजर डालते हैं कि सारण में तमाम सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं। तो सियासी समीकरणों में सबसे पहले आपको बता दें कि यह सीट वर्ष 2014 से लगातार राजीव प्रताप रूडी यहां से चुनाव जीतते आए हैं। 2014 में जहां उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव में हराया था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को पटखनी दी थी और इस बार तीसरी बार उनके मुकाबले में रोहिणी आचार्य हैं। यहाँ पे अगर हम विधानसभा के क्षेत्रों की बात करें तो सारण संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 पर यहाँ जो है वह उस पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में विधायकों की स्थिति के तौर पर भले ही सारण संसदीय सीट में यहाँ पे एक मजबूत तरीके से राजद दिखती है, लेकिन यहाँ के चुनाव के जीत हार में जातीय समीकरणों की बड़ी अहम भूमिका होती है। और जातीय समीकरणों पर अगर हम गौर करें तो यहाँ सर्वाधिक मतदाता प्रतिशत जिनके हैं उसमें राजपूत जाति बड़ी अहम भूमिका निभाती है। राजपूतों का वोट प्रतिशत करीब करीब यहाँ 23% माना जाता है। अतिरिक्त जो करीब करीब 20% वैश्य मतदाता हैं, उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है और साथ ही साथ 13% मुस्लिम और 12% दलित मतदाता चुनाव में जीत हार को तमाम समीकरणों को साधने में सियासी जो उम्मीदवार होते हैं उनकी प्रमुख जो रणनीति होती है उसमें सेंधमारी करते हैं या फिर उनके लिए जीत सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे में सारण संसदीय क्षेत्र में जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वहां इस बार मुकाबला राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य में है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पिछले 2 चुनाव में लगातार यहां पर बड़ी जीत हासिल कर चुके राजीव प्रताप रूडी इस बार
अपने आप को कहां स्थापित कर पाते हैं और इन सब के बीच अपने पिता की कर्मभूमि से सियासी सफर शुरू कर रही रोहिणी आचार्य के लिए कितना आसान यह चुनाव है, इस पर अब ईवीएम में उनकी किस्मत 20 मई को कैद हो जाएगी। और सारण के बाद हम बात करते हैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की। वही हाजीपुर जहां से 8 बार लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान ने जीता, और इतना ही नहीं, उनके भाई पशुपति पारस ने भी पिछला लोकसभा चुनाव यहीं से जीता था। और अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। इसके पहले वे जमुई से लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब वे अपने पिता की कर्मभूमि यानी कि हाजीपुर में आकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं और वहां पर उन्हें अपने पिता की साख बचानी है। जो उनके पिता से जुड़ा हुआ हाजीपुर का नाम रहा, उस नाम को अब अपने नाम पर करने की चुनौती है, और इसलिए पूरे जी जान से लगातार चुनाव प्रचार में चिराग पासवान ने यहां अपनी ताकत झोंकी। तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज उनके लिए चुनाव प्रचार में उतरे और यहां पर लगातार चिराग पासवान ने कैंप करके अपने लिए अपनी जो राह है वह चुनाव में जीत की ओर सुनिश्चित हो, इसके लिए कई बड़े दांव खेले हैं। तो यहां उनका मुख्य मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल ने शिवचंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा है। और अगर हम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग सियासी समीकरणों की बात करें तो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मौजूदा समय में कुल 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। इसमें 3 पर राजद के हुए विधायक हैं, 1 सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और अगर हम जातीय समीकरणों को देखें तो 2 लाख के करीब पासवान, 3 लाख के करीब यादव, 1 लाख के आसपास भूमिहार, इसके अतिरिक्त 2 लाख अन्य सवर्ण जाति के मतदाता और करीब 1.25 लाख मुस्लिम, 1 लाख से ज़्यादा रविदास, 80,000 के आसपास निषाद और 1 लाख के आसपास कुशवाहा मतदाता यहाँ चुनाव में जीत हार में अपने अलग अलग समीकरणों से तमाम तरीके के जो चुनाव में मतदाताओं को अपनी ओर गोलबंद करने का प्रयास रहता है, उसमें ये मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बार चिराग पासवान के लिए है कि उन्हें अपनी पिता की कर्मभूमि हाजीपुर में होगा। और इन सब के बीच अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की, तो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में भी कुछ वैसी स्थिति है जैसी स्थिति सारण और इतना ही नहीं हाजीपुर में है। दरअसल मुजफ्फरपुर में भी अपने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती अजय निषाद के पास है, जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव मैदान में उतरे हैं। दरअसल अजय निषाद पिछला 2 लोकसभा का चुनाव यहां से जीत चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने भाजपा के टिकट पर मुजफ्फरपुर में अपनी जीत निश्चित की थी। इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब कांग्रेस ने वहां उन्हें उम्मीदवार बना दिया है और संयोग देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में अजय निषाद ने जिस राजभूषण निषाद को 4 लाख वोटों के से ज्यादा के अंतर से चुनाव में हराया था, वही राजभूषण निषाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहां चुनाव मैदान में हैं और यहां पर वे अजय निषाद का मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल अजय निषाद के पिता कैप्टन जयनारायण निषाद इस इलाके के बड़े नेता रहे। वर्ष 1996 से लगातार जयनारायण निषाद थे, वे 2009 तक का चुनाव जीतते रहे। इस बीच में केवल 2004 का ही लोकसभा चुनाव ऐसा रहा जिसमें यहां से जॉर्ज फर्नांडिस ने जीत हासिल की। तो लगातार 1996 से जो जयनारायण निषाद और अजय निषाद पिता पुत्र हैं, उनका मुजफ्फरपुर में उनकी ही जीत रही है। केवल एक बार जॉर्ज फर्नांडिस 2004 में जीते थे। तो इस बार अपनी विरासत को बचाने की चुनौती अजय निषाद के पास है। और यहाँ की अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति पर, तो इस इलाके में 2 विधायक मौजूदा समय में बीजेपी के हैं, 1 राजद के विधायक हैं, 1 जदयू के विधायक हैं और 1 कांग्रेस के विधायक हैं। इतना ही नहीं, अगर हम जातीय समीकरणों की ओर देखें तो जातीय समीकरण बताते हैं कि यहाँ पे सवर्ण मतदाता, विशेषकर भूमिहार मतदाता बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं और इनकी तादाद करीब 3.5 लाख मानी जाती है। करीब 1.25 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं, जबकि 2 लाख मुस्लिम और 2.25 लाख से ज्यादा वैश्य मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो निषाद समुदाय के मतदाता हैं, उनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है और उनकी तादाद भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा मानी जाती है। तो इन तमाम सियासी समीकरणों को साधने में इस बार मल्लाह जाति से ही आने वाले जो 2 निषाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में आमने सामने हैं, तो किनकी नैया पार लगती है या किनकी नैया भंवर में डूबती है, इसका फैसला 20 मई को होगा। बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो मधुबनी में भी इस बार एक पुत्र को अपने पिता की विरासत बचाने की चुनौती है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के अशोक यादव की, जो अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। हुकुमदेव नारायण यादव 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। उनके पुत्र अशोक यादव
यादव पिछला लोकसभा का चुनाव इस क्षेत्र से जीते थे और इस बार फिर से अशोक यादव पर भाजपा ने भरोसा किया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है और उनके मुकाबले में यहां से अली अशरफ फातमी राजद के उम्मीदवार हैं जो खुद 4 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि उनके जो सांसद बनने का सफर था वह दरभंगा में हुआ था, लेकिन इस बार वे मधुबनी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मधुबनी में बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं उसमें एक वर्ग यादवों का है, एक वर्ग मुसलमानों का है, साथ ही साथ यहाँ ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में अशोक यादव को भी अपने पिता की भांति ही लगातार जीत का जो सिलसिला है उसे बरकरार रखने की चुनौती है, लेकिन उनके मुकाबले में राजद के असली अशरफ फातमी यहाँ पे उनके लिए कड़ी चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। अगर आप लोकसभा चुनावों के पिछले प्रदर्शन को देखेंगे तो पिछले चुनाव में यहां पर 5,95,000 वोट आए थे अशोक यादव को और उन्होंने बड़ी जीत यहां पे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीआईपी के बद्री पूर्वे से हासिल की थी। और इतना ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मौजूदा समय में भी भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं, जबकि 1 विधायक जदयू का है। यानी कि एनडीए के इस इलाके में 5 विधायक आते हैं और 1 विधायक राजद से आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधायकों की स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और इतना ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में जो करीब 20 लाख मतदाता हैं उन 20 लाख मतदाताओं में अति पिछड़ा वर्ग के 2 लाख मतदाता और साथ ही साथ जो यहाँ पे मुस्लिम के 2.5 लाख मतदाता हैं, यादव करीब 2 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, कुर्मी कोयरी के करीब 1,30,000 मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त सवर्णों में चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे फिर भूमिहार हो या फिर राजपूत हो, उनकी तादाद भी करीब करीब 2.25 लाख मानी जाती है। और इन तमाम मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की तमाम सियासी दलों की कोशिश रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मधुबनी में कई जो एनडीए के और फिर जो महागठबंधन की ओर से उनके स्टार प्रचारक रहे, उनके हेलीकॉप्टर लगातार वहां पे घूमते रहे। अब जनता को फैसला करना है कि 20 मई को किनके नाम पर वहां पे ईवीएम में किनकी किस्मत जीत की ओर कैद होती है। और इसके बाद हम बात करें बिहार में जो 5वें चरण की एक और सीट है, वह सीट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सीट पर इस बार जदयू ने एक नए कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है और ये हैं देवेश चंद्र ठाकुर। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मौजूदा समय में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, बिहार विधान परिषद के वो सभापति भी हैं। तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर अपनी प्रतिष्ठा तो बचाने के लिए मैदान में उतरे ही हैं, साथ ही साथ उन्हें नीतीश कुमार के इस भरोसे पर भी उतरना है कि उनका जो निर्णय है वह सही है। इस बार देवेश चंद्र ठाकुर के मुकाबले राजद के अर्जुन राय हैं। ये वही अर्जुन राय हैं जिन्होंने वर्ष 2009 में जदयू के ही टिकट पे सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद उनको वर्ष 2014 के चुनाव में यहाँ पे टिकट फिर से जदयू के उम्मीदवार के तौर पर उतरे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से यहाँ पे स्थितियां बदल गई और इस सीट सुनील कुमार पिंटू को जदयू ने उम्मीदवार बना दिया था, जिन्होंने 5,67,000 वोट हासिल किए थे। तो इस मुकाबले इस बार यहाँ पे एक बड़े चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर उतरे हैं और संयोग से वर्ष 2008 से जब नया परिसीमन हुआ तब से लगातार यह सीट एनडीए के कब्जे में है। लगातार 3 बार यहां से एनडीए के उम्मीदवार चुनाव में जीत चुके हैं। यहां से 2009 में जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से आरएलएसपी के उम्मीदवार रामकुमार शर्मा ने जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में फिर से जदयू उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे जीत का चौका लगाने की कोशिश एनडीए की है। तो दूसरी ओर अर्जुन राय जो कि यादव कम्युनिटी से आते हैं, उनको लालू यादव की पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पे जो तमाम जो अलग अलग जातियों के समीकरण हैं उन समीकरणों को साधने में दोनों ओर से तमाम कोशिशें की गई है। इतना ही नहीं, अगर आप सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर स्थितियों को देखेंगे तो 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले सीतामढ़ी में 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर जदयू का कब्जा है। केवल 1 सीट ही ऐसी है जहां पर राजद के विधायक हैं। तो ऐसे में यह पूरा इलाका एनडीए का एक बड़ा गढ़ रहा है और यहां पर ब्राह्मण जाति से आने वाले देवेश चंद्र ठाकुर को अब अपने आप को यह साबित करना है कि जो नीतीश कुमार का फैसला रहा है वह फैसला सही रहा है। लेकिन उनके लिए सामने कड़ी चुनौती के तौर पर मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के साथ ही तमाम पिछड़ा और दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक बड़ी कोशिश अर्जुन राय के नाम पर लालू यादव ने की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 20 तारीख को यानी कि 20 मई को किस्मत किन की ओर जाता है और मतदाता किन पर भरोसा करते हैं।